वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं असद हसन और आज के इस प्रोग्राम में T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान इंडिया इंतहाई अहम मैच, उसको आप पोस्ट मैच एनालिसिस आप हमारे साथ होंगे। और एक अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान वर्सेस क्लिनिकल इंडिया, जो कि यूएई के अंदर पिछले कम से कम 1.5 माह से आईपीएल सीजन खेल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली ये मैच जीत लिया है। और ना सिर्फ ये मैच जीता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि 1975 के बाद जो वर्ल्ड कप की एक हिस्ट्री डेवलप होती है 25, और आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 45 साल की तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के खिलाफ ये कामयाबी हासिल की है। और ये एक रिवायत तोड़ी है, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ये कहना चाहिए कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है फ्यूचर क्रिकेट में। 10 विकेट से ये मैच जीता और थ्रू आउट ये जो 38 ओवर की गेम हुई उसमें पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। पोस्ट मैच एनालिसिस हम लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमैर अलवी कराची से, वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। हमें हसन जलील साहब ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मुमताज़ क्रिकेट कमेंटेटर। और भारत से हमें ज्वाइन किया है राकेश थपलियाल ने, सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बड़े बड़े इदारों के साथ उनको स्पोर्ट्स एडिटर रहे, और इस वक्त वो अपने मैगजीन खेल ऑनलाइन के साथ उसके एडिटर इन चीफ हैं। तमाम हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया। क्विक एनालिसिस सबसे पहले, हसन जलील साहब, क्या हुआ, क्या मुख्तलिफ था आज कि 45 साल का रिकॉर्ड पाकिस्तान तोड़ने में कामयाब हुआ, और एक कहना चाहिए कि जो एक अफरीद थी उसको ख़त्म करने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ब्यूटीफुल, मैजिकल, स्टिल अनप्रेडिक्टेबल। तो आज पाकिस्तान ने अपने उन तीनों शोबों में अपनी कारकर्दगी किया। जब ये मैच शुरू हुआ तो आम तासुर ये था कि भारत की टीम को बहुत एज हासिल है तीनों डिपार्टमेंट्स में। फील्डिंग उनकी हमेशा से बहुत अच्छी है, बैटिंग लाइनअप उनकी इंतहाई मजबूत है, और उसके बाद बॉलिंग भी उनकी अब बेहतरीन बॉलिंग में शुमार होती है। और जब पाकिस्तान ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया 152 पे, तो फिर भी लोगों का ये ख्याल था कि ये मैच बड़ा क्लोज होगा और पाकिस्तान अगर जीतेगा भी तो लड़ भिड़ कर जीतेगा। लेकिन बाबर आजम और रिजवानुज्जमा ने वहीं से अपने खेल का आगाज किया जहां उन्होंने आखिरी मैच में खत्म। जैसा कि आपको मालूम है, दोनों इस सीजन में 1 और 2 नंबर पर आए सबसे ज्यादा रन बनाने के लिहाज से, और बड़ी अच्छी फॉर्म में थे। तकरीबन हर टीम के खिलाफ इन्होंने बेहतरीन कोशिश की, और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि फ़खर जमान से ओपन कराया जाए, लेकिन मैं शुरू से ये कहता आया था अपने तबसरों में कि एक सेट पार्टनरशिप को, एक सेट जो सिलसिला है बाबर आजम और रिजवानुज्जमा का, उसे जो है मोहम्मद तोड़ना, जो है काम से तोड़ना नहीं मोहम्मद रिजवान। चाहिए। जी मोहम्मद अली, और मैं समझता जी हूँ जी। बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, इंतहाई प्लानिंग के साथ खेले। और अगर आप देखें कि शुरू में रिजवानुज्जमा जारहाना बैटिंग कर रहे थे और बाबर आजम जो थे वो रोक कर खेल रहे थे, तो असद मोहम्मद भाई, आपने रिजवान ने आज, जो सॉरी, क्रिकेटिंग है आज आपने उसको बहुत मोहम्मद अच्छे रिजवान, कवर किया है, आप समझ सकते हैं। लेकिन वो बहुत कहना चाहिए कि एक तकलीफ दे दौर था। रिजवान जुमा फर्स्ट क्लास बड़ी शानदार खेले, लेकिन इंटरनेशनल में बिल्कुल नहीं कर सके। सो नहीं, उमर, इससे मोहम्मद पहले रिजवान राकेश जी ने के साथ साबित कर दिया है आप कि बताइए। बिलाशुबा अब वो जी दुनिया के जी बेहतरीन खिलाड़ियों की टप में आ खड़े हुए हैं, और न सिर्फ ये कि विकेट कीपिंग में बल्कि बैटिंग में वो एक्सेल कर रहे हैं। जी। हसन जलील साहब का एनालिसिस आपने सुना। ऑफ कोर्स रिजवान एंड बाबर, और बड़े अरसे से पाकिस्तान के लिए ये बड़ा शानदार ओपनिंग पेयर। उमर, योर टेक, क्या डिफरेंट आपने देखा आज के मैच में? यार मुझे तो इंडियन टीम बहुत थकी थकी लगी अगर आप देखें, क्योंकि ये आईपीएल का जो इतने अरसे खेला है इन्होंने, ये उनको बैकफायर कर गया यहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से वो बैटिंग हो रही थी, जिस तरह से बॉलिंग हो रही थी, फील्डिंग में तो फिट थे वो, उनका कोई सच नहीं। मुझे थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल इंडिया लगा यहाँ पे, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तकरीबन 170 में जाएंगे और उसके बाद मैच होगा और 3-4 विकेटें शुरू में निकालेंगे, और उनके बॉलर्स तो हैं ही अच्छे। मतलब मैं खुद हैरान था। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस हैरानी का फ़ायदा हुआ ना हमको, कि पाकिस्तान ने जो है वो 10 विकेट से पहली बार कोई मैच जीता T20 में, और भारत ने 10 विकेट से पहली बार कोई मैच हारा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच क्लोज होगा, ये तो वन साइडेड ही निकला। देखिए, ये तो वही डबल स्वॉर्ड हुआ ना। एक तवक्को तो ये थी कि चूंकि ऑलमोस्ट 55-60 डेज से इंडिया
वहाँ पे मौजूद है, तो उसने अपने आप को कंडीशन कर लिया होगा, विकेट्स को समझ लिया, और टीम अगरचे आईपीएल में ज़ाहिर है प्लेयर्स बटे हुए हैं, बट उन्होंने अपने आप को ऑलमोस्ट वो हमेशा जेल करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टायर्डनेस है वो फैक्टर बड़ा डोमिनेंट रहा, सो आप समझते ये काउंटर प्रोडक्टिव था। राकेश जी, आप क्या कहेंगे? ओवर क्रिकेटिंग, ज़्यादा क्रिकेट खेलना पिछले 2-3-4 महीनों में थकावट है, या कहना चाहिए कि कोई गैर मामूली परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से आई? देखिए, आज जो मुझे जो लगा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, चाहे वो बॉलिंग की बात हो, चाहे वो बैटिंग की बात हो। बैटिंग की बड़ी चर्चा हो गई, लेकिन जो शाहीन अफरीदी ने जो बॉलिंग की है, बहुत ही गजब की वो बॉलिंग थी, और जो 2 विकेट उन्होंने शुरुआत में ले लिए थे, उससे ही मैच का जो पलड़ा है ना, वो पाकिस्तान की तरफ चला गया था। क्योंकि हिंदुस्तान की बॉलिंग में उतनी ताकत है नहीं, बॉलर तो हमारे बहुत ही ऑर्डनरी से नजर आए, और जो हमारे बल्लेबाज थे, अगर वो 2 विकेट हमारे वो नहीं निकलते, शाहीन अफरीदी ने नहीं निकाले होते, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान एक बड़ा स्कोर बनाता, तो वहां पे फिर पाकिस्तान के साथ अच्छी फाइट हो सकती थी। लेकिन जो शाहीन अफरीदी ने जिस तरह की गेंदबाजी की, और पहली बॉल पे ही जो उन्होंने फेस की रोहित ने, और जिस तरीके से उनको बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद पे आउट किया है, और उसके बाद जिस तरीके से केएल राहुल को आउट किया, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही मैच की वो आउटस्टैंडिंग बॉलें थी 2, और बहुत बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की, और मैच का पासा वहीं से भारत के हाथ से निकलना शुरू हो गया था उन 2 विकेटों पे। विराट कोहली ने जो किया, वो पारी को संवारने का काम जरूर किया, लेकिन वो जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हिंदुस्तान कर सकता था, बड़ा स्कोर बना सकता था, तो वो बैकफुट पे एकदम से वो 2 विकेटें गिरने से हिंदुस्तान आ गया, और उसके बाद वो कभी भी नहीं उभर पाया। और उस झटके से आप देखिए कि हमारी गेंदबाजी पे भी वो झटका रहा। हमारे गेंदबाजों ने बिल्कुल दिशाहीन गेंदबाजी की, शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी, फुल टॉस फेंकी, और हैट्स ऑफ टू रिजवान एंड बाबर आजम। दोनों ने, देखिए, मैंने 30-32 साल क्रिकेट कवर की है, इतनी जबरदस्त जो पारी को संवारने का काम इन्होंने किया कि किस तरह से पारी को आगे बढ़ाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरटेनिंग बैटिंग भी की है, ऐसा नहीं है कि देखते हुए आपको मजा नहीं आया। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारी टीम हार रही थी, लेकिन हमें पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जो बैटिंग है वो देखते हुए भी बड़ा मजा आया, और पहली बार ऐसा लगा पाकिस्तान के बिना किसी दबाव के ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे। बाबर आजम पे जरूर मुझे थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा था, मैच की शुरुआत से ही थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं दबाव में हैं, लेकिन जब जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, और रिजवान ने जिस तरह से प्रेशर लिया शुरू में, जो छक्का उन्होंने लगाया पहले ओवर के अंदर, चौका लगाया, तो उससे वो समझ आने लग गया था। इंटरटेनिंग बैटिंग की है, मतलब बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसी बैटिंग देखने को मिली। विराट कोहली बड़े शानदार कैप्टन है, अगरचे ये उनका ये आखिरी इवेंट है टी20 के अंदर एज कैप्टन। सो जो बॉलिंग जिस तरह उन्होंने अपनी इस्तेमाल की, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। पाकिस्तान ने को हमेशा डिस्टर्ब किया है बुमराह ने, प्रोफेशनल थोड़े अनफिट भी थे, पिछले कुछ अर्से से आउट ऑफ फॉर्म भी हैं, तो उनका तो समझ आता है। लेकिन बुमराह को एक तो बाद में लाया गया, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि वो एक छक्के ने गेम, और कहना चाहिए कि जो अप्रोच थी पाकिस्तान की बैटिंग की और जो कॉन्फिडेंस था, उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। सो बॉलिंग में भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, क्या कोहली उसको बेहतर इस्तेमाल कर पाया एज कैप्टन? देखिए, वो असद भाई, ये माइंडसेट था कि सॉरी, हमारे पास 5 ही बॉलर हैं। एक माइंडसेट जो मुझे लगता है, एक बैगेज जो वो अपनी पीठ पे लेके चल रहे थे विराट कोहली, कि हमारे पास एक्स्ट्रा बॉलर नहीं है, ये एक्स्ट्रा बॉलर नहीं है। 4 ओवर में आपने 4 गेंदबाज बदल डाले, और वरुण चक्रवर्ती ने, ठीक है, 33 रन दिए, आपने उसको तवज्जो दी, उनका पहला मैच था वर्ल्ड कप के अंदर, पहली बार वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे। रविचंद्रन अश्विन जो आपके मेन ऑफ स्पिनर हैं इंडियन टीम के अंदर, उनको आप रहते हुए टीम में आप खिला नहीं रहे। बड़े मैच के अंदर अनुभवी खिलाड़ियों पे जोर दिया जाता है। पाकिस्तान ने देखिए 41 साल के खिलाड़ी को खिलाया, 39 साल के आपके शोएब मलिक को खिलाया, तो अनुभव को आपको साथ लेके रखना चाहिए था। और जब फास्ट बॉलरों के रहते आप एक स्पिनर के साथ दूसरा ओवर करवाते हैं, तो आप ये एक मैसेज देते हैं कि आपको उस फास्ट बॉलर के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। भुवनेश्वर कुमार को 1 ओवर करते ही आपने एकदम से हटा लिया। गलती देखो भुवनेश्वर की ने भी की कि ऑफ साइड पे गेंद करने की बजाय ज्यादातर गेंदें बल्लेबाजों की लातों में की है, मिडल और लेग की लाइन उन्होंने पकड़ के रखी। मोहम्मद शमी ने भी यही किया, और इसका खामियाजा उन्हें वहां पर भुगतना पड़ा। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भी काफी गेंदें लातों पे मारी हैं, जिसका फायदा विराट कोहली ने उठाया। तो मुझे लगता है कि आपको ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर नई गेंद से, क्योंकि आपका जो चांस था ना, वो नई गेंद के साथ ही था। हिंदुस्तान को अगर नई गेंद से विकेटें मिलती, तभी उसका मैच के अंदर चांस था, और आउट करके ही आप इस मैच में संघर्ष में बने रह सकते थे। लेकिन आपने विकेट लेने वाली गेंदबाजी ही नहीं की। हसन जलील सर,
कैप्टनसी पे आते हैं। विराट कोहली ने कैसे डील किया? बाबर आज़म के मुकाबले में वो एक अग्रेसिव और जारी कैप्टन है। हर मोमेंट वो तब्दीलियाँ लाते रहते हैं। एक थिंकिंग प्रोसेस लगता है कि थ्रू आउट जो है वो इन्वॉल्व रहता है। और यहाँ पे तो उनको एक एमएस धोनी जैसे मेंटोर भी अवेलेबल थे। मैसेजिंग का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन 2 ब्रेक्स थी उसके अंदर हुई होगी। सो कैप्टनसी में कहाँ गलतियाँ हुई आपके ख्याल में कोहली से? पहली बात तो ये है असद कि टीम की सिलेक्शन में मुझे थोड़ी-सी हैरत हुई। हार्दिक पांड्या बेसिकली ऑलराउंडर हैं और उनकी जो यूटिलिटी है, वो ऑलराउंडर की हैसियत से ही है। जब आपको मालूम था कि आपके पास 5 बॉलर हैं, तो मैं समझता हूँ कि शार्दुल ठाकुर को इस मौके पर चांस देना चाहिए था। वो अच्छे बैट्समैन भी हैं, साबित भी कर चुके हैं और अच्छे बॉलर भी हैं। तो आपको वो जो 5 छठे बॉलर की कमी महसूस हुई, वो शायद ना होती। और दूसरी ये था कि बड़ी अच्छी बात की उमैर ने कि आज पता नहीं क्यों हैरतनाक तौर पे जैसे ही टीम ने मैदान में कदम रखा, तो मैं अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ मैच देख रहा था, तो मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि आज इंडियन टीम अंडर प्रेशर नज़र आ रही है। पाकिस्तान की टीम उसके बरक्स थोड़ी-सी रिलैक्स ज़्यादा महसूस हुई। तो मेरा ख़्याल है वो प्रेशर अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हुआ फिर खेल में। और अ, जो आज कप्तानी थी भारत की, वो भी प्रेशर का शिकार नज़र आई और मेरा ख़्याल है वो डिसीज़न आज नहीं लिए कोहली ने, जिसके लिए वो मशहूर हैं। तो हसन, ये बताएँ कि बाबर आज़म उनके ऊपर बज़ाहिर ज़्यादा दबाव होना चाहिए था। और जिस तरह एक हाइप क्रिएट की गई, अल्टीमेटली पाकिस्तान इस तरह के सिचुएशन में प्रेशर में आता है। पाकिस्तान की टीम जब उसने बॉलिंग का आगाज़ किया, ऑफ कोर्स पहला ओवर ही इतना शानदार था। मुझे लगता है उस ओवर ने पाकिस्तान को मुकम्मल प्रेशर से निकाल दिया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी ठीक लगी। तो क्या इंजेक्ट किया गया है पाकिस्तान की टीम के अंदर? देखिए, बाबर आज़म की एक बड़ी क्वालिटी है अगर आप उनकी कप्तानी का जायज़ा लें, ही इज़ अ वेरी काम एंड क्वाइट कैप्टन और उनके चेहरे से तासुरात उनके बदलते नहीं बार-बार, ना वो पैनिक में आते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। मेरा ख़्याल है उसका असर पूरी टीम के मोरल पे पड़ता है। अच्छा, दूसरी ये है कि शाहीन जिस तरह राकेश साहब ने कहा कि शाहीन आफरीदी का वो जो ओवर्स थे शुरू के, वो ओवर थे जिन्होंने खेल का पासा ही पलट दिया। और मुझे बिल्कुल वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी का मोहम्मद आमिर का एक्शन रिप्ले आज महसूस हुआ कि जिस अंदाज़ से उन्होंने विकेटें हासिल की थी, उसी अंदाज़ से आज परफ़ॉर्म किया शाहीन शाह आफरीदी ने। तो मेरा ख़्याल है ओवरऑल पाकिस्तान के हक़ में चीज़ें जाती रहीं और पाकिस्तानी आज ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। फ़ील्ड में बहुत एजाइल थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी पॉज़िटिव थी। इन तमाम चीज़ों के मेरा ख़्याल है असरात मुरतब हुए और पाकिस्तान को वो नतीजा हासिल हुआ, जिसकी पहुँच से पाकिस्तानी तवक्को भी नहीं कर रहे थे। उमैर अलवी बहुत शानदार क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप चूँकि हमारे साथ वॉइस ऑफ अमेरिका में हैं, जब हमारे साथ नहीं थे, सो मैं उनके बड़े तीखे-तीखे तबसरों के लिए उनको एंगेज करता था, बट आई नो कि वीओए के प्लेटफ़ॉर्म से उनको बहुत नाप-तोल के चलना होता है। सो उमैर, ये बताएँ, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में बैठे हैं और ये जो था कि 45 साल, 50 साल हो गए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचेस नहीं जीत सका। तो ये जीत के फ़ौरन बाद क्या रिएक्शन सोशल मीडिया पे आ रहा है या चैनल्स, आई नो कि आपके सामने साइलेंट होंगे, चैनल से आप बता रही हैं, फीलिंग क्या है कराची में और पाकिस्तान में इस वक़्त? यार देखिए, मसला ये है कराची में कि हम लोग इतने ज़्यादा हर दफ़ा तैयार होते थे मैच के लिए, बड़ी स्क्रीन लगा के, सिनेमा में जाके, और ये सब कुछ करते थे और डिसअपॉइंट होते थे। तो आज सबका डिसअपॉइंटमेंट का तैयारी थी कि यार डिसअपॉइंट होंगे हम लोग, लेकिन वो अब जो वर्ल्ड कप जीतने वाली फैसिलिटी जैसे होती है ना, वो वाली फीलिंग आ रही है सबको कि ये हुँ। क्या हो गया हमारे साथ। हम तो मतलब तैयार ही नहीं थे। तो ये और 10 विकेटों से हराना तो वैसे ही सबके लिए अभी भी शॉकिंग है। हम उससे शॉक से निकले ही नहीं। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि आज मुझे पहली बार लग रहा है कि वो जो मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर का जो है पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ना, वो कितना डिफरेंस उसने आया है। कि आप हारिस रऊफ को देखिए कि क्या बॉलिंग की उस आदमी ने आज। मतलब हम लोग तो मैच से पहले जो हमने किया था एनालिसिस ट्विटर पे स्पेसेस में, उसमें यही कह रहे थे कि वो वीक लिंक है, लेकिन वीक लिंक तो हसन अली निकले। हारिस रऊफ तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। शादाब जो था वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो ओवरऑल फ़र्क आया है। वो जो मेंटोर और कंसल्टेंट या कोच आप जो भी कहेंगे उनको, उन लोगों के आने से ये फ़र्क आया है और ये वाज़े नज़र आ रहा है कि हमें जो है दुनिया के साथ चलने के लिए दुनिया के बेस्ट लोगों को अपने साथ लगाना पड़ेगा। सही। हसन जलील साहब, जी। इस मैच में फ़तह, इस बाकी पूरे इवेंट के लिए क्या मानी रखती है? क्या मोमेंटम, क्या टेम्पो पाकिस्तान बना सकता है? देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा मोरल हाई हुआ है पाकिस्तान का
और ज़ाहिर है कि आपको एक कॉम्बिनेशन का अंदाज़ा हो गया। और तीसरी बात ये है कि इंडिया जैसी टीम को हराना, जो बिलाशुबा इस वर्ल्ड कप की मजबूत तरीन टीमों में से एक है, बहुत बड़ी बात है, और इतने कन्विंसिंग तरीके से हराना, मैं समझता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म होगा, ये कॉन्फिडेंस अगले आने वाले मैचों में। और अगर हम न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो आपके लिए रास्ता साफ हो जाएगा ना, फिर तो आप राइट। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये मैच बड़ा अहम था, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि एक हैरत अंगेज़ जीत हासिल हुई है, बड़ी शानदार करनी का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने। और सबकी मैं जिस चीज़ से इम्प्रेस हूँ कि किसी एक शोबे में नहीं, आज तीनों शोबों में पाकिस्तान की कारकर्दगी लाजवाब थी। उमर, आमतौर पे ये देखा गया है कि जब टीमें मैच जीत जाती हैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर उनकी मैनेजमेंट जो पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं या फ्यूचर प्लानिंग करती है तो बहुत सारी खामियों के ऊपर उनसे सरफ नज़र हो जाता है। आज भी अगर आप देखें, आपने हसन अली का ज़िक्र किया, वो कहना चाहिएगा कि वो अपने मेरिट या स्टैंडर्ड या जो उनके साथ एक्सपेक्टेशंस थी उस पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन इमाद वसीम, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, कंटेन किया, उनके ओवर रह गए, उनके ओवर पूरे नहीं कराए जा सके। तो क्या कैप्टन को ये थोड़ा सोचने की, गौर करने की ज़रूरत है कि अगर बॉलर अच्छी गेंद कर रहा है तो उसके ओवर निकाल लिए जाएँ, पूरे कर लिए जाएँ? अब आपको आखिर में हसन से 4 देखिए ओवर ना कराने, हो सकता है हसन से 3 ओवर कराते, आप 2 ओवर कराते अगर वो रिदम में नहीं है तो। देखिए हसन का एक जो प्लस पॉइंट है ना वो हमेशा बॉलिंग करते हुए वैरायटी होती थी। स्लो बॉल फेंक दी उन्होंने, शॉर्ट पिच फेंक दी, फुल बॉल फेंक दी, यॉर्कर कर दी। तो वो क्या हम आदत हो गई कि हमारे कैप्टन्स को भी 2-3 साल के अंदर कि हसन जो है जब बॉलिंग करता है तो वो ये सब करता है। आज उसने कुछ नहीं किया। आज आप देखें तो आज वो वही नॉर्मल बॉलिंग कर रहे थे कि अगर उन्हें शॉर्ट पे एक बॉल पे 6 रन उनको पड़े हैं तो उन्होंने जो है जी, अगली बॉल पे कोशिश नहीं की उसको रोकने की। वो उमूमन जो है वो शॉर्ट एक स्लो बॉल फेंक देते हैं या वो जी। एक बैक ऑफ द लेंथ फेंक कुछ भी करते हैं, लेकिन आज कुछ नहीं किया उन्होंने। तो आज बेसिकली लग रहा था कि हसन अली हारिस रऊफ वाली बॉलिंग कर रहे हैं और हारिस रऊफ हसन अली वाली बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको अब क्या यही लगता है है कि बाकी? कैप्टन को चाहिए था, कैप्टन को जी हाँ, चाहिए था कि वो इमाद वसीम को किसी वक्त ले आते 16वें 13वें 15वें ओवर में। एंड में तो लाना थोड़ा मुश्किल हो इसलिए होता कि वो कोहली भी सेट हो गए थे, जी हाँ, तो स्पिनर होता। लेकिन हफीज का चल जाना जो था वो एक प्लस हो गया हमारे लिए। आप देखें जी हाँ। शोएब मलिक ने बॉलिंग नहीं की, वो अभी उन्होंने की है कि जो दो नेशनल T20 खेला और कश्मीर प्रीमियर लीग में बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन आज नहीं की। तो आप सोचिए हम कितने आज खुशकिस्मत थे कि हमारे पास बॉलर्स के ओवर्स बच गए। बिल्कुल। सो आपको क्या लगता है उमैर, अब यही कॉम्बिनेशन रहेगा? कहीं नवाज़ को कभी ट्राई किया जा सकता है, या बाहर जैसे बैठे हैं हमारे बैट्समैन हैदर, तो क्या उनको उनको एंगेज किया जा सकता है? देखिए 10 विकेट से जीतने पे हम खुश तो हो रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि हमारे बाकी बैट्समैन जो है वो नहीं खेले आज, जी तो हाँ, उनको जो है एक तरह से डिसएडवांटेज हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम अगले मैच में एक दोनों जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनमें से किसी एक को खिलाएं, या तो शोएब मलिक को खिलाएं या हफीज़ को खिलाएं। हमें हैदर अली को चांस देना पड़ेगा। और ये जी हाँ, इस बात की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस जानते हैं वो सकलैन मुश्ताक साहब जानते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 96 के वर्ल्ड कप में वो सिर्फ एक मैच खेले, वो टीम में थे, वो सिर्फ एक जी हाँ, मैच खेले और उसके बाद 99 के वर्ल्ड कप में वो आपके चैंपियन बॉलर बन के सामने आए। तो एक मैच 2 मैचेस हैदर अली को खिलाने पड़ेंगे इसलिए कि वो फॉर्म में है। हफीज़ की आपको भी बात पता है कि वो अभी जो है फुली रिकवर नहीं हुए हैं। आज उन्होंने बॉलिंग कर ली, उन्होंने अपना ओवर कोटा निकाल दिया, लेकिन वो अभी डंगी से उठे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो फुली फिट हैं। तो अगर उनको एक मैच में रेस्ट दे दिया जाए जी हाँ। तो कोई हसन मसला नहीं जलील है, साहब, मेरा ख्याल है। जी। राकेश गालबन किसी और जगह भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हसन जलील साहब, आपको क्या लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन को कॉन्फिडेंस के साथ आप इस वक्त तब्दील कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? देखिए, मेरा अपना ख़्याल है कि अगले मैच में तो ये तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है और दूसरे विनिंग कॉम्बिनेशन है आपका, और वो भी 10 विकेटों से आप जीते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है जहाँ हैदर अली की बात जिस तरह उमैर ने की, मेरा ख़्याल है उनको मौका मिलेगा। लेकिन ये इंतज़ार करेंगे इस बात का कि जो पहले 3 मैच हैं, वो जीत जाएँ, उसके बाद जो 2 टीमें वीक हैं, उनके खिलाफ ग़ालिबन हैदर अली को मौका दिया जाए। जी। राकेश जी, आप हमारे साथ हैं, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, हाँ आपके साथ हैं सर। जी। सो राकेश, आप क्या देखते हैं इंडियन साइड अब किस मूड के साथ नेक्स्ट मैचेस में उतरेगी? कोई टीम में तब्दीलियों पे गौर होगा? ड्रेसिंग रूम में क्या डिस्कशन होंगी?
देखिए, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान के क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान के साथ हम हारे हैं तो बड़े बड़े कप्तान हमारे बदल दिए गए, चाहे वो लाल अमरनाथ साहब रहे हो, चाहे बिशन सिंह बेदी रहे हो। श्रीकांत साहब ने तो 1989 में सीरीज पाकिस्तान में ड्रॉ कराई थी, टेस्ट सीरीज, उसके बाद भी उनको कप्तानी से हटा दिया गया था। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो हार होती है ना, उसको हिंदुस्तान आसानी से पचा नहीं पाएगा। बहुत आलोचनाएं अगले कुछ दिन हमारी टीम की होने वाली हैं। टीम मैनेजमेंट की बहुत आलोचना होगी, कप्तान की भी आलोचना होगी, खिलाड़ियों की भी खूब आलोचना होगी। और लेकिन वो जितनी जल्दी इस हार को भुलाएंगे, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान के हारने के साथ आपका वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो गया है। यही चीज जी। पाकिस्तान के साथ भी मानी जाती थी आज तक, जब वो हारते थे कि भाई आप हिंदुस्तान से हार गए कोई बात नहीं, अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो वो बड़ी बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अब इस हार को जितनी जल्दी भुलाकर अपने जेहन से निकाल कर, हालांकि इतना आसान नहीं होगा, अगले 2-1 दिन जो है भारत के लिए बड़े मुश्किल होने वाले हैं। फिर अगला मैच हमारा जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड एक बड़ी टफ टीम है, हमें लगातार परेशान करती भी आ रही है। मुझे लगता है कि तब्दीली जरूर निश्चित रूप से हो सकती है। हम शार्दुल ठाकुर को 11 में खेलते देख सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे फास्ट बॉलर होने के साथ साथ जो है बल्लेबाजी भी ताबड़तोड़ कर सकते हैं। हम रविचंद्रन अश्विन को यहाँ पर खेलते हुए देख सकते हैं कि वो 11 में आए, क्योंकि जब देखिए आप 5 गेंदबाजों के साथ उतरेंगे ना, तो आपको 5 परफेक्ट बॉलर चाहिए और अनुभवी खिलाड़ी को मुझे लगता है वो 11 में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपको बड़े मैच में काफी काम आ सकते हैं। तो तब्दीलियां बिल्कुल निश्चित रूप आमतौर से पे अगले मैच में देखने को मिलेंगी। आमतौर पे ये देखा गया है कि सबसे बड़ी अपोजिशन मीडिया सामने आता है, भले वो पाकिस्तान हो या इंडिया। लेकिन इस वक्त एक क्रिटिकल टाइम इसलिए है कि कोई भी मीडिया हाउस या इवन जो जर्नलिस्ट और क्रिटिक्स हैं, वो पहले मैच के बाद इतना डिमोरलाइज नहीं करना चाहेंगे अपनी टीम को। बट सिंस इट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सो आपको क्या लगता है मीडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा पाकिस्तान के अंदर इस मैच के नतीजे पे? देखिए, निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान में मीडिया जो है वो क्रिटिकल तो होगा ही टीम का। हम ये नहीं, क्रिटिकल होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने देश के खिलाफ हो गए, या मैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तारीफ कर रहा हूँ तो हम हिंदुस्तान के खिलाफ हो गए हैं, ये नहीं है। ये क्रिकेट का गेम है, इसमें आपने खराब प्रदर्शन किया है तो आपका उस हिसाब से क्रिटिसिज्म होगा। ये हम मीडिया ये इतना ध्यान नहीं रखेगा कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ आपने ऐसा किया। किसी भी टीम के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन होता तो उसमें जो कमियां, आपकी कमजोरियां हैं, उसको उजागर किया जाएगा। निश्चित रूप से अगले 2 दिन टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर सब इससे भरे रहेंगे, आलोचनाओं से भरेंगे। कुछ तारीफ करेंगे विराट कोहली की कि भाई चलो कप्तान तो हमारा लय में आया है, अच्छी बल्लेबाजी की है, ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की है। इससे वर्ल्ड कप के अंदर जैसे टूर्नामेंट में क्या होता है कि आपको पॉजिटिव्स भी उठाने होते हैं। तो मीडिया की एक इमेज ऐसी बना दी गई है खिलाड़ियों में, पॉलिटिशियन सब, कि भाई मीडिया क्रिटिसाइज करता है। मीडिया तो जो सामने दिखाई देता है और आपको जो रास्ता दिखाने का काम करता है, मीडिया जो आपको राह दिखाता है, आगे की राह दिखाता है। तो वरना फिर मीडिया की बातों से कोई परेशान ही क्यों हो? ना खिलाड़ी परेशान हो, ना पॉलिटिशियंस परेशान हो। वो सारे इसीलिए होते हैं कि मीडिया आपको एक सही आईना दिखाता है। जो आईना दिखाने वाला आदमी है ना, वो होना बहुत जरूरी है। खिलाड़ी आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी हैं, उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है। उनको ऐसा भगवान का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है कि भाई बहुत बड़ी हस्ती है, सब कुछ है। लेकिन एक मीडिया ही है जो उन्हें आईना दिखाता है कि भाई आपकी कहाँ कमजोरियां रही हैं। वो सारी चीजें डिस्कस होंगी, मीडिया में भी होंगी, टीम मैनेजमेंट के अंदर भी होंगी, सिलेक्टर्स में भी होंगी, बीसीसीआई के अधिकारी भी उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है तो खिलाड़ियों का उत्साह भी हमें बना के रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो जो हमारे प्लस पॉइंट हैं उसके ऊपर फोकस करेगा मीडिया, कमजोरियों पे तो करेगा, लेकिन जो प्लस पॉइंट्स हैं और खिलाड़ियों का मनोबल बना रहे आगे के मैचों के लिए कि भाई हमारी दुनिया यहाँ खत्म नहीं हो गई है पाकिस्तान के साथ। देखिए, मैच से पहले भी कहा जा रहा था कि एक ना एक दिन तो हम हारेंगे ही। कब तक आप लगातार जीत सकते हैं? 12 जीते आपने दर्ज कर लिए हैं। ये आपका क्या कहते हैं, T20 में भी आप 5 मैच हिंदुस्तान जीता हुआ था। तो एक ना एक दिन तो हारना था। ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान हमसे बहुत मैच जीता हुआ है, टेस्ट मैच भी जीतने में आ गए, वनडे मैच भी जीतने में आ गए, तो काफी जीते पाकिस्तान ने हमारे पास दर्ज किए हैं। तो यूएई के अंदर तो और ज्यादा हमें हराया हुआ है। तो हमें मीडिया जो होता है ना, उसकी एक इमेज हमें भी सुधारने की जरूरत है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। जो मैदान में अच्छा खेलेगा उसकी अच्छी तारीफ होगी, जो खराब खेलेगा उसके जो खराब चीजें हैं, कमजोरियां हैं, उनको उजागर किया जाएगा। और जो मीडिया आपको बताता है, देखिए मेरे जो वालिद साहब है वो कहा करते थे कि मुर्गी अंडा देती है, लेकिन अंडा अच्छा है या खराब है ये इंसान तय करता है। तो मुर्गी तय या मुर्गा नहीं बताता कि ये अंडा खराब है या अच्छा है, तो मीडिया बताता है भाई प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा कि खराब। हमें ये सेगमेंट अब वाइंड अप करना होगा। आखिरी 30-30 सेकंड अपने तीनों पैनलिस्ट को दूंगा
उमेर, फाइनल वर्ड्स आपके आज के मैच के ऊपर। माइंड ब्लोइंग, बेसिकली जो परफॉर्मेंस हमारी रही है पाकिस्तान की आज माइंड ब्लोइंग थी, और इससे मोराल तो पूरी कौम का बुलंद हुआ है, प्लेयर्स का भी बुलंद हुआ है। देखिए अब न्यूजीलैंड जो है वो सेकेंडरी हो गया है, आपने इंडिया को हरा दिया है, आपके पास ग्रुप के में और भी जो टीमें हैं वो सब की सब हल्की हैं, तो न्यूजीलैंड आपके पास है, आपने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो फिर तो आप आराम से सेमीफाइनल आपका जो है वो आसान हो जाएगा। और परफॉर्मेंस जो है वो प्लेयर्स की, उसकी वजह से कल के अखबार जो होंगे वो तो भरे हुए होंगे, तो मज़ा जी, आएगा इनको। हसन साहब, जो इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट है, बहुत सारे लोगों की तवक्को ये है कि इसमें शायद इंडिया और पाकिस्तान एक बार नहीं 2 बार आमने-सामने होंगे, मतलब फाइनल में। बहुत अर्ली है ऐसा कुछ एंटिसिपेट करना, बट आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, और इंडिया को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि वो कोशिश करेंगे कमबैक करने की, और पाकिस्तान की टीम चूँकि फॉर्म में आ गई है, लिहाजा उससे पूरी तवक्को की जानी चाहिए कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो मेरा ख्याल है फाइनल में ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि एक मरतबा फिर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो। राकेश जी, योर टेक। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर मुकाबला फाइनल में होता है तो इससे बड़ा कोई भी जो टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला वो हो नहीं सकता, और लोग चाहेंगे कि एक बार फिर हो। हिंदुस्तानी तो बिल्कुल चाह रहे होंगे कि एक बार फिर हो जाए मुकाबला, ताकि इस हार का हिसाब चुकता करने का हमें यहाँ पर मौका मिल जाए। और पाकिस्तान भी चाहेगा कि भाई हिंदुस्तान को अब एक बार हरा दिया तो कॉन्फिडेंस से भरा होगा कि भाई फाइनल में भी इनको हरा के जीतेंगे तो आइसिंग ऑन द केक की तरह हो जाएगा। फिर भी मुझे लगता है कि ये जो आज का दिन है ये पाकिस्तान का दिन है, उनको बधाई देने का दिन है। सारे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत इसकी बधाई है, और खास तौर पे इन खिलाड़ियों को, ये जो युवा खिलाड़ी, जो आपके क्या कहते हैं उम्र दराज खिलाड़ी, जो टीम के अंदर अनुभवी खिलाड़ी रखे गए थे, और उन्होंने दिखाया कि भाई एज सिर्फ नंबर है क्रिकेट के अंदर, और आपको अनुभव और युवा खिलाड़ियों का अच्छा जो समावेश होता है वो यहाँ पर होना चाहिए। और निश्चित रूप से दोनों टीमों के खिलाड़ी, मुझे लग रहा है पाकिस्तान ने भी जो कमियां उनकी रही कि जिस तरह से उन्होंने भारत को वापसी करने का भी मौका दिया इस मैच के अंदर, उन कमियों को अपना दूर करेंगे आगे के मैचों के लिए। और जो न्यूजीलैंड की जैसे बात हो रही है, शोएब अख्तर आपको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि भाई भारत तो हमारे निशाने पे है ही नहीं, हमारा तो निशाना अब न्यूजीलैंड को है। न्यूजीलैंड यहाँ से हमारे यहाँ से छोड़ के भागी थी, तो इनको हमें हराना किसी तरह से, हमारा टारगेट वो है इस बार। तो मुझे लगता है कि अब टारगेट यहाँ पर बदलेगा, हिंदुस्तान को हरा दिया, अब पाकिस्तान चाहेगा कि न्यूजीलैंड को हराए, हिंदुस्तान चाहेगा कि भाई न्यूजीलैंड को हराए और आगे के सारे मैच जीतते हुए फाइनल तक पहुंचे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। आज के इस सेगमेंट को हमें वाइंड अप करना होगा। उमर रणवी हमारे साथ थे, राकेश तपलियाल उन्होंने हमें भारत से ज्वाइन किया, हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं बेनज़ीर समद और आयज़ा, थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम को आपने फैसिलिटेट किया और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाया। स्वामीन, आप हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर और साथ साथ फेसबुक के ऊपर facebook.com/urdu VOA उस पे हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, और हमारे इस प्रोग्राम को आप रीट्वीट भी कीजिएगा।